वंस अगेन इन दिस वीडियो। तो आइए कल आपकी होने वाली एग्जाम की आंसर की है वो हम चेक कर लेते हैं और चेक करते हैं कि किस तरीके से कल आपके पेपर में प्रश्न आने जा रहे हैं, कौन कौन से प्रश्न होंगे, कैसे कैसे प्रश्न होंगे, सब कुछ हम ए टू जेड चेक करेंगे। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स हैं वो भी अपनी एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से कर सके और उनको कल कोई भी प्रश्न उनका छूटे नहीं और कंप्लीट 100 में से 100% वो अपने पेपर को सॉल्व कर सके। ओके, तो शुरू करते हैं आज का ये पेपर। तो देखिए फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से, तो ये प्रश्न है वो हूबहू इसी तरीके से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शक करने की जरूरत नहीं है, सेम पैटर्न रहेगा, सेम तरीके से पेपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन इसको सोल्व करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर ये देख लें कि भाई किस यूनिट में से है, किस तरीके का पेपर प्रश्न है वो आने वाला है, वो आप चेक कर ले तो ज्यादा सही रहेगा। तो आपने मेरे हिसाब से चेक कर लिया होगा कि साइंस में है किस तरीके से सभी है वो होने वाले हैं। ये देखिए, तो सभी यूनिट्स में से है 6-6 प्रश्न के अंक आने वाले हैं, लेकिन आपको जो बड़े प्रश्न तैयार करने हैं, एक तो किसमें तैयार करना है बड़ा प्रश्न, एक तो यूनिट नंबर 11 में यहाँ पर देखिए निबंधात्मक प्रश्न आएगा और दूसरा है यूनिट नंबर 6 में जंतुओं के जनन में, यहाँ पर यूनिट नंबर 6 में से एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा और एक यूनिट नंबर 3 में से एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा। ये तीनों प्रश्न ये हैं वो ऑप्शनल आएंगे, मतलब इसमें अथवा का प्रश्न दे रखा होगा, उसमें से आपको करना होगा। यहाँ पर जो मेरा वीडियो है वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, तो जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है उसके लिए भी इजीली ये पेपर है वो आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूँ मैं। आई सोल्व दिस पेपर इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। ओके, तो यहाँ पर आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है, छोटे प्रश्नों की आप इसके अनुसार तैयारी कर सकते हैं। तो आपकी एग्जाम है उसमें है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 8 आने वाले हैं, लघुत्तरात्मक है वो 4 आने वाले हैं। तो निबंधात्मक प्रश्न है जो मैंने 3 आपको यूनिट बताई है, इन्हीं में से आएगा, इन्हीं को ढंग से तैयार कर लेना ताकि आपके पूरे में से पूरे मिल जाए और आप सभी को कर पाए, ठीक है। तो कौन से पार्ट में से कितने नंबर के मार्क्स आने वाले हैं वो आपके सामने बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है, आप बिल्कुल नोट करके बिल्कुल तैयारी कर लीजिए उस हिसाब से। ओके, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर है निम्न में से आधुनिक सिंचाई की विधि है, तो ड्रिप इरिगेशन, यहाँ पर ड्रिप सिस्टम है उसको कर देंगे। यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन इज करेक्ट। नाउ यहाँ पर विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, उनको है फ्लोरा, मतलब वनस्पति जात कहा जाता है। अनाज भंडारण करते समय कीटों को सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो नीम की जो ड्राइड लीव्स होती है नीम की, उनका उपयोग किया जाता है। आगे है घरों में काम आने वाले सर्वाधिक उच्च श्रेणी का जो ईंधन होता है वो कौन सी होती है, एलपीजी होती है। नेक्स्ट है विच पेट्रोलियम प्रोडक्शन इज यूज्ड दीस डेज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स इंस्टेड ऑफ कोलटार। तो कोलटार के लिए क्या जगह किसका यूज किया जाता है, बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट दे रखा है ऑन विच स्केल इज द पावर ऑफ द अर्थक्वेक एक्सप्रेस्ड। तो देखिए भूकंप का नाप, भूकंप की है जो शक्ति है उसको किस तरीके से नापते हैं, तो रिएक्टर पैमाना है, रिएक्टर पैमाने पर हम नापते हैं। आगे देखिए क्या दे रखा है, हाउ डज इमेज लुक फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो हमारा समतल दर्पण होता है उससे कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उसे इरेक्ट मतलब सीधा प्रतिबिंब बनता है। लास्ट प्रश्न है 8वां, है ना। तो यहाँ दे रखा है नेत्र का कौन सा भाग है जिससे हमारी आंखों का कलर होता है, इट मींस विच पार्ट ऑफ द आई गिव्स द डिस्टिंक्टिव कलर, तो दिस इज द आइरिस, तो उसको परितारिका कहते हैं। तो इस प्रकार आपके 8 प्रश्न हैं, ये 8 प्रश्न हैं वो आपकी परीक्षा में आने वाले ऑब्जेक्टिव है। अब आते हैं हम अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, तो इस तरीके से हमारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम के आंसर मैंने बिल्कुल सोल्व किए, तो दोनों ही बच्चों के लिए ये बिल्कुल इजिली यूजफुल है। तो देखिए फर्स्ट देखिए विषाणु सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार भिन्न होते हैं समझाइए। तो हाउ वायरस आर डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सप्लेन। तो इस तरीके से आप यहाँ लिख देंगे। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो उनका आंसर है यहाँ पर मैंने सबके तैयार कर रखे हैं। तो ये देखिए 9th वाला है। तो जो वायरस होते हैं वो निर्जीव कोशिकीय होते हैं और पुनरुत्पादन के लिए मेहमान कोशिका मतलब दूसरी चीजों पर कोशिका की आवश्यकता होती है, जैसे सूक्ष्म जीव को अन्य कोशिका की जरूरत नहीं होती है।
अगला प्रश्न देखिए, ईंधन के बढ़ते उपयोग से पर्यावरण पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस तरीके से लिख सकते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स है वो इस तरह लिखेंगे कि ईंधन की खपत में वायु वृद्धि, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, आवास विनाश, संसाधनों की कमी जैसे हानिकारक वो पर्यावरणीय प्रभाव का कारण बनती है, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन एवं जीवाश्म ईंधनों के जलने का माध्यम बनती है। तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पर्गनली शिशु के जन्म की तकनीक क्या है? तो मेनली ये क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि। ओके, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ लिखेंगे क्या है, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए, जहाँ अंडाणु और शुक्राणुओं को शरीर के बाहर प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है और उनसे एम्ब्रायो बन जाता है, एम्ब्रायो भ्रूण बन जाता है, उसको फिर यूटेरस में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं का अनुसंधान एवं निदान के लिए किस प्रकार के ध्वनि के उपकरणों का उपयोग किया जाता है? तो दिस इज बेसिकली अल्ट्रासाउंड इमेजिंग सिस्टम। क्या है ये? अल्ट्रासाउंड इमेजिंग सिस्टम। हिंदी मीडियम वाले देखिए, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग एक प्रकार के ध्वनि उपकरण है जिसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में समस्याओं को जानने और ट्रैकिंग के लिए किया जाता है। शरीर के अंदर की जो तस्वीरें खींचने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी जो वेव्स होती है, उनका ये साउंड वेव्स होती है, उनका यूज ये करते हैं। ओके, इट यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स टू क्रिएट पिक्चर ऑफ द इनसाइड ऑफ द बॉडी। ओके, आगे है बच्चों, ये आपको मिलाना था हेजा। हेजा मतलब यहाँ पर हेजा किससे होता है? ये एक बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। हम यहाँ मिला देते हैं, हेजा बैक्टीरिया से होता है। एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक क्या होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एंटीबायोटिक्स है, फंगी है, रस्ट ऑफ द व्हीट और पोलियो वायरस से होता है। इस प्रकार आपको ये मिला देना है। ऊपर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो आप इस तरीके से मिला सकते हैं। ओके, कवक ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, तीव्र दहन और सुते दहन में अंतर बताइए। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ दे सकते हैं तीव्र दहन और सुते दहन में क्या अंतर है। ओके, आगे देखते हैं थ्रेसिंग। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया है, उसको जुताई कहते हैं, तो यहाँ हम जुताई लिख देंगे। अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाते हैं तो उन्हें क्या है, खरपतवार कहा जाता है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर हुए हैं, वही वो तैरने लगेंगे या तैरने लिखेंगे। और दानों के भूसे से अलग करने को थ्रेसिंग कहा जाता है, और थ्रेसिंग करने वाली मशीन को हम बोलते हैं, सब गांव के बच्चे सब जानते हैं, थ्रेसर कहा जाता है। आगे देखिए आपका 16वां प्रश्न। तो 16वें प्रश्न का आंसर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके हम देख सकते हैं। और यहाँ पर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए देखिए, तो यौनारंभ में शारीरिक परिवर्तन के लिए कौन सी ग्रंथि है? हाइपोथैलेमस की ग्रंथि है। तनाव संयोजन के लिए कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो उपयोगी है। और एड्स के लिए वायरस का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। और गोइटर रोग किस ग्रंथि के कारण होता है? तो ये थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए सभी आंसर देखिए। तो दो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है हाइपोथैलेमस, जी हृदय का मतलब है हाइपोथैलेमस। आप इसको छोड़िए, आप तो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस लिखिए, है ना। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक हिस्सा यौवन के शुरुआत में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को नियंत्रित करता है। और तनाव को समायोजित करने में मदद करने वाला हार्मोन है वो कोर्टिसोल है। और ये तनाव हार्मोन एड्रिनल ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होता है। तो HIV का पूरा नाम हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस हो जाएगा। गाइटर जो मतलब बढ़ी हुई थायराइड ग्रंथि है, गलगंड जिसको रोग कहा जाता है, वो किससे है? थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। आगे प्रश्न देखिए आप 17वां प्रश्न। तो द्रव और गैस बर्तनों की दीवार पर दाब नहीं बनाते हैं, गलत बात है ना, ये गलत है, बनाते हैं। आगे देखिए बल का परिणाम दिशा दोनों होते हैं, बिल्कुल सही है। आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, बिल्कुल सही है। बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट गलत है और सब सही है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 18। तो यहाँ कह रहा है वनोन्मूलन के क्या कारण है, इससे क्या तात्पर्य, इसके दो कारण लिखिए। तो यहाँ पर है इट मींस क्लीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एक्सपेंशन एंड अर्बनाइजेशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो लिख सकते हैं वनों की कटाई से तात्पर्य है अन्य भूमि उपयोगों के लिए वनों की सफाई से है। इसके दो प्रमुख कारण हैं, एक तो है कृषि विस्तार, खेतीबाड़ी के लिए जमीन साफ करना, और दूसरा है शहरीकरण, मतलब शहरों को बसाने के लिए। ओके, तो इस तरीके से ये लिख देंगे। अगला है बच्चों क्या है कि घर्षण हमारा शत्रु मित्र दोनों है, उसके उदाहरण बता देना है। तो आपके सामने है कि फ्रेंड एंड फो दोनों है, ये अपोजिंग मोशन होता है,
है ना। तो ये कैसे है, जैसे वॉकिंग और राइटिंग में मदद करता है, लेकिन इससे क्या है, टियर एंड वियर है, कपड़े फट जाते हैं, हीट जनरेशन होती है और एफिशिएंसी डाउन होती है। हिंदी में मीडियम वाले बच्चे हैं वो किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, घर्षण जो गति का विरोधी बल है, एक साथी और दुश्मन दोनों है, चलने और लिखने में ये हेल्प करता है, किसमें, लिखने में और चलने में, जबकि ये इससे हमारी कार्य क्षमता में है वो कमी आ जाती है, आंसू आ जाती है, गर्मी होती है ना। और यदि हम रगड़ते हैं तो गर्मी कारण हमारा पेंट वेंट है वो सब फट जाता है ना। आगे देखते हैं, दोलन 5 सेकंड में 50 बार दोलन करता है, तो 1 सेकंड में 10 बार, तो इसकी आवृत्ति कितनी हो गई, पर सेकंड 10 दोलन, फ्रीक्वेंसी। ओके, आवर्त काल क्या हो गया, 0.1। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर देंगे। भूकंप के क्या क्या कारण हो सकते हैं, भूकंप से स्वयं के बचाव के लिए आप क्या क्या करेंगे, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो भाई हम इससे लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये है कि भूकंप होता क्या है, कि भूकंप पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है उसके भीतर 200 के साथ अचानक आंदोलनों के कारण होते हैं। मतलब क्या है कि हमारी पृथ्वी है उसके क्रस्ट में क्या है कि एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो उसको रिलीज करने के लिए ये भूकंप आता है। ठीक है, तो भूकंप के दौरान हमें सुरक्षित रहने के लिए गिरो, ढक जाओ और पकड़ो वाली नीति अपनानी चाहिए। मतलब पहले बैठ जाएं और हम सिर को ढक ले पहले, और या फिर कोई मजबूत चीज हो आपके आसपास उसको पकड़ ले, उसके नीचे छिप जाए। ठीक है, और बाहर खुले में, और या फिर यदि बाहर जा सकते हैं तो बाहर खुले में आपको जाना है। अगला देखिए 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न है आपके सामने इस तरीके से आएगा। यहाँ पर ये दे रखा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण एल और आर है, तो ये 40 है, तो ये कितना होगा, तो इस तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना है और नीचे करना है। ठीक है, अब निबंधात्मक प्रश्नों की जिनकी मैं बात कर रहा था 3 प्रश्न, तो 3 प्रश्न नहीं बेसिकली 6 प्रश्न नहीं बेसिकली छोटे छोटे प्रश्नों से भी प्रश्न बनाए। तो इट मीन आपको ऐसा नहीं बड़े बड़े प्रश्न बनाए, छोटे प्रश्नों के ही बड़े बना दिए, इसलिए छोटे प्रश्न बिल्कुल बेहद तैयार करने हैं, लेकिन ये माइंडसेट में जरूर तैयार करना है कि उन 3 पार्टों से ही आने वाले हैं, है ना। तो देखिए प्रश्न संख्या 23 में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के भंडार का नामांकन चित्र बनाना है। दूसरा है इसमें विकास के नाम पर वृक्षों की कटाई की जा रही, कथन की पुष्टि करनी है। थर्ड है एडम्स एप्पल कंठमणि क्या होता है उसका चित्र बनाना है। तो यदि ये तीनों कर दिए तो आपका ये 8 नंबर का जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे है गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने के उपाय आपको बताना है, ये 4 नंबर का है। अगला है नेक्स्ट क्या, वन्य जीवों के आवास में हो रही मानवीय गतिविधियों के कारण धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो इसका आंसर आपको लिखना है, और एड्रेनलिन ग्रंथि की स्थिति को दर्शाने वाला चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं 24वां प्रश्न है आपका। तो ये था हमारा कौन सा प्रश्न है, ये था हमारा 22वां प्रश्न। 22वें के साथ में हमने 23वां भी पढ़ लिया। 23वें के साथ में अब आते हैं हम 24वें। तो 24वें भी देखो छोटे छोटे प्रश्न बनाए गए हैं, बड़े प्रश्न कोई नहीं है ना। भ्रूण का गर्भाशय में रोपण का नामांकित चित्र की सहायता से समझिए, चित्र भी बनाना समझाना भी है। और बे और घर्षण को कम करने के 2 उदाहरण लिखने हैं, घर्षण किस तरीके से कम किया जा सकता है। आगे है थर्ड प्रश्न है, दिए गए चित्र में 2 दर्पण परस्पर लंबवत रखे हैं, तो यहाँ पर 2 दर्पण परस्पर लंबवत रखे हैं। आपतित कोण 45 है, तो कोण पर आपतित होती है तो बी में परावर्तित कोण, और इस तरीके से कोण आपको बनाना है कि हाँ ये इधर से यूं आया तो ये इधर कैसे जाएगा, फिर इधर कैसे जाएगा, तो वो चीजें हैं आपको इसमें समझानी है। आगे देखते हैं मेंढक के जीवन चक्र का नामांकित चित्र बनाना है, और नेत्रों की देखभाल यहाँ पर ये अथवा में यदि ऊपर का कर लिया तो नीचे की करने की इस तरह की आपको जरूरत नहीं है, नीचे कर लिया तो ऊपर को करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न। तो 25वें प्रश्न में भी देखो शुरू के 2 प्रश्न है, और ये शुरू के 2 प्रश्न है, या तो ये ऊपर वाले कर लेना या नीचे वाले कर लेना। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये पेपर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में कल एग्जाम के बाद फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।